everyone, so let us discuss our next topic, that is composition levy, and it is in section number 10 of the GST Act. So let us first understand what is the difference between composition scheme and normal scheme. So normal scheme में क्या होता है और composition scheme में क्या क्या difference है दोनों के बीच में, वो अभी समझते हैं. So normal scheme is covered under section 9 subsection 1 of CGST Act and composition scheme is covered under section 10 of CGST Act. ठीक है. अब नॉर्मल स्कीम में ITC मिलता है, कंपोजिशन स्कीम में ITC नहीं मिलता है. नाउ थर्ड डिफरेंस क्या हो गया? थर्ड डिफरेंस इज द एग्जाम्पल दैट सपोज इनपुट GST था 1500, आउटपुट GST हम पे किए 1200, तो नेट GST लाइबिलिटी कितना होगा? 300. ये 300 क्यों हुआ? क्योंकि 1200 मतलब 1500 जो हम दे चुके थे उसमें से 1200 का हम ITC अवेल कर लेंगे. तो ये नॉर्मल स्कीम में होता है और कंपोजिशन स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है. कंपोजिशन स्कीम में टैक्स वही पे होगा जो टर्नओवर का कंसेशनल रेट निकलेगा. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस इज इन नॉर्मल स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक इंट्रा एज वेल एज इंटर स्टेट सप्लाई, बट इन कंपोजिशन स्कीम कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन कांट मेक इंटर स्टेट सप्लाई. ठीक है. सो सपोज इन नॉर्मल स्कीम दिल्ली से सप्लाई कर रहा है दिल्ली और आउटवर्ड सप्लाई भी दिल्ली है, तो इस केस में ये हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि बिहार से सप्लाई हो रहा है दिल्ली, फिर दिल्ली से बिहार. ठीक है. तो इंट्रा दोनों हो सकता है और इसमें बस इंट्रा स्टेट ही सप्लाई हो सकता है. वन थिंग हियर इज परचेज. देखो कंपोजिशन स्कीम में परचेज कहीं से भी करो, बस सप्लाई इंट्रा स्टेट होना चाहिए. ठीक है. इंटर स्टेट सप्लाई परचेज पे हो सकता है, लेकिन जब कंपोजिशन स्कीम में कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो वो बस इंट्रा स्टेट होना ही चाहिए. नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट इन नॉर्मल स्कीम एनी रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट नॉर्मल स्कीम ऑब्वियसली, बट इन कंपोजिशन लेवी दैट इज in composite scheme only registered and specified registered person can opt composite scheme. इसमें भी अगर फॉर एग्जांपल अगर एनुअल टर्नओवर 1.5 लाख से ऊपर हो गया या 75 लाख से ऊपर हो गया इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, या फिर बस सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में 50 लाख लिमिट है. तो ये सब एनुअल टर्नओवर के ऊपर हो गया, किसी का भी एनुअल टर्नओवर ये पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर हो गया तो उस केस में वो आ सकता है कंपोजिशन स्कीम में. नेक्स्ट डिफरेंस कैन बी कि नॉर्मल स्कीम में रिटर्न जो फाइल होता है वो 3 मंथली फाइल होता है और 1 एनुअली, तो टोटल 37 रिटर्न हो गया. बट इन प्रैक्टिकल लाइफ बस 2 ही होता है, GSTR1 और GSTR3 भी, और 1 एनुअल होता है. तो इन प्रैक्टिकल लाइफ ओनली 25 रिटर्न्स आर फाइल्ड इन नॉर्मल स्कीम, बट इन कंपोजिशन स्कीम क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है और 1 एनुअल होता है, तो टोटल 5 हो गया. ये भी बस थ्योरेटिकल है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में बस 1 ही एनुअल रिटर्न फाइल होता है कंपोजिशन स्कीम में और 1 और होता है, तो टोटल 2 रिटर्न आर फाइल्ड इन कंपोजिशन स्कीम, दैट इज GSTR4 and GSTR9A. Next difference is in normal scheme the tax rate is obviously higher, that is 5, 12, 28 and 18. And in composition scheme the tax is lower, that is 1%, 1%, 5% and 6%. Now in normal scheme detailed books of accounts are maintained, and in composition scheme less books of accounts can be also maintained. Now in normal scheme classification of goods is required, but in composition scheme no classification of goods is required because concessional rate देना होता है complete turnover का. ठीक है. I write Hindi and English mix so that revise करना में easy हो. Now next difference can be in normal scheme audit कब require होता है? जब turnover 2 करोड़ से ऊपर चला जाए, और composition scheme में no question of audit under GST, मतलब composition scheme में audit होता ही नहीं है. ठीक है. Next is burden of GST can be shifted to consumer, ये होता है normal scheme में, but in composition scheme कंसेशनल रेट कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर. ठीक है. ये जो सर्विस दे रहा है उसी को पे करना होता है कंसेशनल रेट. ठीक है. वो कस्टमर को शिफ्ट नहीं कर सकता टैक्स पे करने के लिए. नाउ इन नॉर्मल स्कीम नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन विल इशू टैक्स इनवॉइस, बट इन कंपोजिशन स्कीम कंपोजिट डीलर विल इशू बिल ऑफ सप्लाई. ठीक है. यहाँ टैक्स इनवॉइस इशू होता है, यहाँ बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस कैन बी
कंपोजिशन स्कीम में देखो, सपोज किसी का शॉप है तो वो अपना शॉप के बाहर लिख देगा बोर्ड में कि कंपोजिशन स्कीम में है, बट इन नॉर्मल स्कीम में थोड़ी ना लिखने का ज़रूरत है कि हम नॉर्मल स्कीम में हैं, ठीक है। और कंपोजिशन स्कीम में जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा वो बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर भी लिखा होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम में है, बट इन नॉर्मल स्कीम में जो सप्लायर इनवॉइस इशू करता है उसके ऊपर नहीं लिखना होता है कि नॉर्मल स्कीम में है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई मैन्युफैक्चरर, यहाँ एक निमोनिक्स है, ठीक है, PATI दैट इज पति, अगर कोई मैन्युफैक्चरर पति का सप्लाई कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पति? P इज फॉर पान मसाला, A इज फॉर एरिएटेड वाटर। व्हाट इज एरिएटेड वाटर? इट इज सोडा वाटर, ठीक है, जो सोडा वाटर होता है उसको एरिएटेड वाटर बोलते हैं। सो P इज फॉर पान मसाला, A इज फॉर एरिएटेड वाटर, T इज फॉर टोबैको एंड I इज फॉर आइसक्रीम। तो जो ये सब का सप्लाई कर रहा है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, ठीक है। नाउ लेट अस रीड सम ऑफ द प्रोविजंस। सेक्शन नंबर 10. So normal tax procedures are not practical or cost efficient to small supplier. For such small supplier, GST laws provide for composition levy scheme under GST. इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा ऐसा टैक्स पेयर होता है जिसको ज़्यादा का सप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा नहीं जाता है, तो वो लोग वो नॉर्मल प्रोविजन में रह के उतना सारा कंप्लायंस क्यों फॉलो करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि तुम आ जाओ कंपोजिशन लेवी में, कंपोजिशन स्कीम में, तो तुमको ज़्यादा कंप्लायंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सच स्कीम इज डिवाइज्ड फॉर प्रोसीजरल ईज फॉर स्मॉल सप्लायर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, व्हाट आई सेड। नाउ कंपोजिट स्कीम इज प्रोवाइडेड फॉर simple taxation system. Aggregate turnover is taxed at flat rate and therefore this system is known as flat rate taxation system. Composition scheme is also known as flat rate taxation system. Next is such scheme is optional, ठीक है, ये optional होता है। Scheme is available only when it is opted for, ठीक है, अगर opt करेंगे तभी मिलेगा वरना normal नहीं मिलेगा, ठीक है, normal में ही रहेगा सब। Now benefit of this scheme cannot be claimed unless the option is exercised as per prescribed procedure, form number rule 327, ठीक है। इसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते जब तक हम इसके अंदर नहीं आ जाए, ठीक है ना। ऑप्शन में भी एक्सरसाइज्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और पोस्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम आज बिजनेस शुरू किए तो आज ही से हम कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बट ये भी नहीं है कि बाद में नहीं आ सकते, ठीक है, गेटिंग। तो बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्कीम हैज़ नो लॉक इन पीरियड, दैट इज यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आ गए तो ज़बरदस्ती अब इसमें रहना ही है, ठीक है। यू कैन एनी टाइम ब्रेक अप विद दिस स्कीम। सो द स्कीम हैज़ नो लॉक इन पीरियड, दैट इज सप्लायर में ऑप्ट आउट दिस स्कीम एनी टाइम, ठीक है। एनी टाइम जब भी उसको लगे कि मेरा टर्नओवर एक्सीड कर सकता है तो वो बाहर आ सकता है, या फिर ज़रूरी नहीं है टर्नओवर के बेसिस पे ही, जब भी उसका मन हो वो उससे बाहर आ सकता है। नाउ ऑप्ट इन ओनली फ्रॉम स्टार्टिंग, देखो ऑप्ट आउट होने का कोई पीरियड नहीं है, ठीक है, कभी भी जैसे ओके कभी भी ये बाहर निकल सकता है जब इसको फील हो ऐसा, ठीक है। बट अगर ये कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो फिर वो स्टार्टिंग से होगा, अप्रैल से ही होगा, फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी लिमिट एंड हु इज द एलिजिबल SEC? Eligibility limit depends on normal state and special category state, and eligible SEC is of course the registered person. Now let us come to the case 1. Normal state includes Assam, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh. स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है? वो जो 8 नोटिफाइड स्टेट है, ये इस एक्ट का वही है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। नाउ अब देखो, सपोज किसी भी प्रीवियस ईयर में हमारा एग्रीगेट, हम सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर ऑलरेडी इन नॉर्मल स्कीम, ठीक है। सो किसी भी हमारा फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख तक चला गया या फिर 175 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, तो हम एलिजिबल हो गए,
ठीक है। अब एलिजिबल हो गए, दैट डजेंट मीन कि हम अब कितना भी सप्लाई करेंगे, कितना भी मेरा टर्नओवर होगा, सब पे कंपोजिशन स्कीम लगेगा। नो, दैट्स नॉट द केस। ये हुआ, एलिजिबल हो गए। तो एलिजिबल हुए तो उस केस में एलिजिबल होने के बाद हम बस 150 लाख तक का ही सप्लाई पे कंपोजिशन स्कीम लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। 150 लाख से अगर ऊपर हुआ या फिर 75 लाख से ऊपर हुआ सप्लाई, तो फिर उस पर जीएसटी, जो एक्सेस अमाउंट है उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर आईटीसी भी अलाउ हो सकता है और बर्डन ऑफ टैक्स भी कंज्यूमर पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। फिर वो जो अमाउंट के ऊपर जाएगा उसमें टैक्स इनवॉइस भी इशू हो सकता है ऑफ द एक्सेस अमाउंट, ठीक है, जो भी एक्सेस अमाउंट होगा इस पर्टिकुलर लिमिट से। बट अगर हमारा सप्लाई बस इसी लिमिट के अंदर है तो जीएसटी लाइबिलिटी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंसेशनल रेट पे ही टैक्स देना होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, बर्डन ऑफ टैक्स भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। सो ओके, सो वंस अगेन, अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख से ऊपर आ गया तो वी आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। उसके बाद एलिजिबल होने के बाद 150 लाख या 75 लाख तक जो सप्लाई हुआ उस पर कंपोजिट स्कीम लगेगा। उसके ऊपर जो सप्लाई हुआ तो जितना भी एक्सेस अमाउंट का सप्लाई हुआ, ठीक है, उस पर नॉर्मल स्कीम ही लग जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो वो कौन कौन सा 8 स्पेसिफाइड स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। So these states are to be learned and to be known. Now here is one important note, that is section 10 overrules section 9, ठीक है। It means that normal tax on outward supply नहीं पे करना है, बट आउटवर्ड सप्लाई पर कंसेशनल टैक्स पे करना है, ठीक है। देखो मतलब सेक्शन 10 कंप्लीट एक्ट जो है वो ओवररूल करता है पूरा कंप्लीट एक्ट को, सेक्शन 10, एक्सेप्ट 9(3) एंड 9(4) जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। आई हैव ऑलरेडी अपलोड दिस वीडियो ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन RCM, सो यू कैन गो एंड सी दैट। तो इसमें क्या है, अगर इनवर्ड सप्लाई RCM में कवर है तो RCM में ही GST होगा, इवन इफ द SSC इज इन कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम आउटवर्ड सप्लाई पे नहीं मिलता, इनवर्ड सप्लाई पे मिलता है। उल्टा बोलती, कंपोजिशन स्कीम आउटवर्ड सप्लाई पे मिलती है, इनवर्ड पे नहीं मिलती है, ठीक है। देखो नॉर्मल स्टेट में पहले ओल्ड लिमिट क्या था, 100 लाख, अब क्या हुआ 150 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में पहले भी 75 था, अभी भी 75 है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट पहले 9 स्टेट था, अब 8 स्टेट हो गया। कैसे? असम को नॉर्मल स्टेट में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल। केस 1 नॉर्मल स्कीम में अगर सप्लाई हो रहा है 9(3) या 9(4) में, दैट इज RCM में, नॉर्मल स्कीम में है ये C, तो ये आउटवर्ड जो सप्लाई करेगा उस पर GST पे करेगा। या फिर ये RCM के अलावा कोई भी दूसरा सप्लाई कर रहा है टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को तो कुछ भी सप्लाई कर रहा है तो उस केस में भी GST पे करेगा। बट केस 2 क्या है, कंपोजिशन स्कीम का। कंपोजिशन स्कीम में अगर कोई RCM का सप्लाई कर रहा है या फिर अदर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, आउटवर्ड सप्लाई पे GST तो देना ही है, उसके साथ साथ कंसेशनल रेट भी देना होगा, ठीक है। ये GST किस अमाउंट पे होगा, वो जो लिमिटेशन है उसके ऊपर जो भी सप्लाई होगा उस पर GST देना होगा, और लिमिटेशन के अंदर जो भी सप्लाई हो उसमें कंसेशनल रेट देना होगा। नाउ नोट, कंपोजिशन स्कीम आउटवर्ड सप्लाई पे मिलती है, इनवर्ड पे नहीं, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। अब कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद कितना तक का सप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या फिर ₹5 लाख, विच एवर बीइंग द हायर, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते इसको। एग्रीगेट टर्नओवर सपोज 90 लाख है, सो मिस्टर X इज एलिजिबल फॉर द स्कीम एंड वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, ठीक है। तो कितना तक का सर्विस प्रोवाइड कर सकता है वो देखना है। तो 90 लाख का 10% दैट इज 9 लाख, या फिर लिमिट क्या था 5 लाख,
विच एवर इज हायर, हायर क्या 9 लाख, तो 9 लाख हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, जो भी वो सप्लाई कर रहा है. सो इफ सप्लाई ऑफ सर्विस हैज टेकन प्लेस मोर देन ₹9 लाख, देन कंपोजिट स्कीम से बाहर हो जाएगा वो. आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर्ड. एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. मिस्टर एक्स, ठीक है, ये 3 जगह सप्लाई कर रहा है. ठीक है, दिल्ली में इसका है इंट्रा स्टेट सप्लाई, जहाँ का टर्नओवर है 40 लाख. हरियाणा में इसका इंट्रा स्टेट, वहाँ पे है 70 लाख. और पंजाब में इसका इंट्रा स्टेट, वहाँ पे भी है 30 लाख. तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया टोटल 140 लाख. सो ही इज़, दैट इज़ मिस्टर एक्स, इज़ एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. अब देखो क्या कितना तक वो सप्लाई कर सकता है. करेंट ईयर में वो डील करना चाहता है. दिल्ली वाला जो उसका इस्टेब्लिशमेंट है उसमें बस गुड्स में, हरियाणा वाला में भी बस गुड्स में, पंजाब वाला में गुड्स और सर्विस दोनों में. तो एलिजिबल लिमिट क्या है करेंट ईयर में उसका. दिल्ली वाला में 150 लाख तक का ही वो गुड्स का सप्लाई कर सकता है. हरियाणा वाला में भी 150 लाख तक ही कर सकता है. और पंजाब वाला में भी उतना का ही कर सकता है. ठीक है, तो सर्विस अलाउ कितना हो जाएगा उसको. सर्विस अलाउड का मैक्सिमम लिमिटेशन है 5 लाख. और ये जो सप्लाई किया 30 लाख इंटू 10%, दैट इज़ 3 लाख. ठीक है, पंजाब वाला में ये सर्विस का भी सप्लाई कर रहा है, तो 30 लाख का 10%, दैट इज़ 3 लाख, या फिर ₹5 लाख, विच एवर इज़ हायर. सो हायर इज़ ₹5 लाख. तो 5 लाख उसका लिमिटेशन है सप्लाई करने का कंपोजिशन स्कीम में. नाउ नोट, कंपोजिशन स्कीम मिलेगा तो सारा ब्रांचेस के लिए, और विड्रॉ होगा तो सारा के लिए. ऐसा नहीं कि एक में कंपोजिशन स्कीम है, एक में नॉर्मल स्कीम, एक में विड्रॉ कर लिए कंपोजिशन स्कीम, बाकी में नॉर्मल स्कीम है. नो, या तो उसमें कंपोजिशन स्कीम होगा या तो विड्रॉ होगा, तो सारा ब्रांचेस के लिए हो जाएगा. और कंपोजिशन स्कीम सेम पैन बेसिस पे होता है. ठीक है, नाउ कंपोजिशन स्कीम इज एलिजिबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज ओनली फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट मिक्सड. सो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सपोज एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹50 लाख है. करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या हो जाएगा, 50 लाख तक का ही सप्लाई पे कंपोजिशन स्कीम लेवी होगा. अबव 50 लाख पे नॉर्मल स्कीम लेवी हो जाएगा. सो 50 लाख तक का जो भी सारा सप्लाई है उसमें जीएसटी नहीं होगा, कंसेशनल रेट पे होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा. और 50 लाख से जो एक्सेस अमाउंट है उस पर जीएसटी पे करना होगा और आईटीसी भी अलाउ हो सकता है. नाउ लेट अस कम टू रूल नंबर 7, दैट इज रेट ऑफ कंपोजिशन लेवी और कंसेशनल रेट. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का क्या है, टोटल 1%, दैट इज 0.5% CGST एंड 0.5% SGST. ट्रेडर ऑफ गुड्स का क्या है, उसका भी 1% है, दैट इज 0.5% CGST, 0.5% SGST. रेस्टोरेंट सर्विसेज का क्या है, 5%, दैट इज 2.5% CGST एंड 2.5% SGST. फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड विथ अबव कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरी के साथ अगर कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस केस में 1% होगा. ठीक है, 0.5% of CGST and SGST respectively. Now suppose any company is dealing only in services, any company or individual is dealing only in services, तो उस केस में रेट क्या है, 6%, that is 3% of CGST and 3% of SGST respectively. Now once again I am reading conditions and restrictions for composition scheme, that is section number 10, subsection 2 and rule 5. So this section is available for goods or services or both subject to specified limit. Supplier of non-taxable goods under GST is not eligible for this scheme. If supplier is making interstate supply, then he or she is not eligible for this scheme, and the supplier can issue only bill of supply instead of tax invoice. Now, a dealer registered under composition scheme is not required to maintain detailed books of accounts as required by normal taxpayers. A composition dealer is not allowed to avail ITC on GST on inward supply. And the last one is, the taxable person is required to furnish only one return, that is GSTR4, on annual basis and one annual return respectively. Now here is one amendment, that is the GST Council in its 32nd amendment. Okay, so the GST Council in its 32nd meeting held on 10th January 2019 has decided the compliance under composition scheme shall be simplified as now. They would need to file one annual return, but payment of tax would remain quarterly, along with simple declaration.
So this amendment shall be effective from 1st of April 2019. अब देखो 1st अप्रैल 2019 से पहले क्या था और उसके बाद से क्या होगा. उससे पहले था GSTR4 क्वार्टरली फाइल होता था, अब एनुअली होता है. पेमेंट पहले क्वार्टरली होता था, अभी भी क्वार्टरली होता है. GSTR9A पहले भी एनुअली होता था, अभी भी एनुअली होता है. So composition scheme is opted for all business that are associated with same PAN, as I said before. The payers making supply of goods through an ECO, that is e-commerce operator, is not eligible for this scheme. ठीक है, जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स का सप्लाई कर रहा है ECO के थ्रू, फॉर एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता. Now in the previous year, if someone is not engaged in the manufacturing of notified goods, that is of patti, ice cream, pan masala, tobacco, adulterated water, that is soda water products, if he was doing trading of such goods, then he can opt for this scheme. मतलब कुछ देर पहले क्या हुआ थी कि जो पति का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो इस स्कीम में नहीं आ सकता, बट जिसका ट्रेडिंग कर रहा है वो तो आ सकता है. ठीक है, तो जो ये सारा प्रोडक्ट का ट्रेडिंग कर रहा है वो इस पर्टिकुलर स्कीम में आ सकता है. नाउ ही शैल मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम. ठीक है, ये चीज़ उसको मेंशन करना होगा बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर. ही शैल ऑल्सो मेंशन ऑन एवरी नोटिस बोर्ड और साइन बोर्ड. ठीक है, सारा नोटिस बोर्ड और साइन बोर्ड के ऊपर ये पर्टिकुलर चीज मेंशन रहेगा, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन. नाउ such taxpayer neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person. That is, these people can't opt for composition scheme. कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. नाउ such dealer can't claim ITC as concessional rate under this scheme. ठीक है, कंसेशनल रेट जो पे करना खुद पे करेगा, वो ITC नहीं मिलेगा उसको. एंड नाउ लेट अस सी इफ यू वांट टू कम इन द कंपोजिशन स्कीम, देन इन विच फॉर्म नंबर वी हैव टू फिल इन. सो इफ कंपोजिशन स्कीम अगर लेना है तो कौन सा फॉर्म नंबर होगा, और अगर कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना है, दैट इज़ विड्रॉ करना है, तब कौन सा फॉर्म नंबर होगा. सो पहले देखते हैं अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तब कैसे करेंगे. सो सपोज पहले हम ओल्ड लॉ में थे, दैट इज़ जब सेल टैक्स था, वैट था, एक्सेट्रा, और उससे हम न्यू लॉ में आए GST में, और फिर तो उस केस में फॉर्म नंबर हम फिल करेंगे GST CMP 01. ठीक है, और स्टॉक का जो भी लेफ्ट ओवर डिटेल्स रहेगा वो GST CMP 03 में होगा. तो ये जो है ये प्रैक्टिकली अभी रेलिवेंट नहीं है. क्यों रेलिवेंट नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली अब कोई ओल्ड लॉ में है ही नहीं. ठीक है, अब सब GST में ही है. उसके बाद अगर हम लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे GST में, ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम सपोज स्टार्टिंग से ही लेना है हमको, तो उस केस में फॉर्म नंबर GST REG 01 का पार्ट B में हम फिल कर देंगे. ठीक है. एंड थर्ड केस इज सपोज नॉर्मल स्कीम में हम पहले से है और उसके बाद हमको आना है कंपोजिशन स्कीम में, तो उस केस में फॉर्म नंबर GST CMP 02 फिल कर देंगे. ठीक है, तो ये कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए यही 3 रूल है. नाउ सपोज हम ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में हैं, अब मेरा मन किया नहीं हम कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहना चाहते, ठीक है, नॉर्मल स्कीम में आना चाहते हैं. सो इन दैट केस इन विच फॉर्म नंबर वी हैव टू फिल इन. सो सपोज करेंट ईयर में लिमिट क्रॉस हो गया. देखो विड्रॉ कोई कब करेगा, जब या तो उसका कंपोजिट स्कीम वाला लिमिट क्रॉस हो गया या फिर वो खुद से भी विड्रॉ कर सकता है इस पर्टिकुलर स्कीम से. सो सपोज करेंट ईयर में लिमिट उसका क्रॉस हो गया तो उस केस में GST CMP 04 भर देगा. बट अगर सेल्फ विड्रॉ करना चाहता है बिफोर क्रॉसिंग द स्पेसिफाइड लिमिट, तो उस केस में GST CMP 04 ही वो भर देगा. एक थर्ड केस भी हो सकता है, सपोज डिपार्टमेंट ही उसको कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाल दे, तो उस केस में एक शो कोर्स नोटिस इशू करेगा और GST CMP 05 में वो फॉर्म भर के दे देगा, जिसका रिप्लाई वो करेगा GST CMP 06 वाला फॉर्म नंबर में. उसके बाद रिप्लाई करने के बाद देन फाइनली डिपार्टमेंट विल पास ऑर्डर इन GST CMP 07 फॉर्म नंबर. So these are the provisions related to composition levy. I hope the provisions are clear.
So in the next video we will be discussing the questions of the institute MAT, that is the study material of the institute. So till then, study well and revise these notes. Okay, then stay disciplined, and thank you so much for watching.